नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज इस क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं एम.एस.ए. राव के बारे में। एम.एस. राव के बारे में लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि इनका जो अध्ययन क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। इन्होंने नगरीय समाजशास्त्र पे भी लिखा है, इन्होंने सामाजिक आंदोलन पे भी लिखा है, इन्होंने प्रवास के बारे में भी लिखा है, इन्होंने भोजन संबंधी आदतों के बारे में भी लिखा है। तो इनकी जो मुख्य पहचान है वो दो कारणों से है, एक नगरीय अध्ययन के लिए और एक सामाजिक आंदोलन के अध्ययन के लिए। तो आज हम इन दोनों पे विशेष तौर से चर्चा करने वाले हैं। ये आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पूछा ही जाता है। इसके अलावा अन्य प्रकार की जो एग्जाम हैं जिनमें नगरीय समाजशास्त्र और सामाजिक आंदोलन के बारे में पूछा जाता है पे भी राव से संबंधित प्रश्न है वो आते हैं। इनका जन्म है 26 सितंबर 1926 को हुआ, 26 सितंबर 1926, और 12 दिसंबर 1985 तक इनका जीवन काल रहा है। साथ में हम इनकी प्रमुख पुस्तकें और लेख कौन कौन से हैं पे चर्चा करेंगे। अगर हम इनके पूरे नाम की बात करें, एम.एस.ए. का पूरा फुल फॉर्म क्या होती है, तो मधुगिरी शामराव अनाथ पद्मनाभ राव इनका पूरा नाम है। इन्होंने बम्बई विश्वविद्यालय से अपनी कॉलेज शिक्षा है वो पूर्ण की है और जीएस घुरिये के ये विद्यार्थी रहे हैं, उनका विशेष लगाव रहा है। इन्होंने अपना शोध कार्य है वो सोशल चेंज इन मालाबार, सोशल चेंज इन मालाबार, मालाबार कहाँ है? केरल में है, में किया 1953 के अंदर। कब किया? 1953 के अंदर किया। और इस क्षेत्रीय कार्य के अलावा भी इन्होंने अनेक क्षेत्रीय कार्य या फील्ड वर्क किए हैं। तो इन्होंने बहुत सारे फील्ड वर्क है वो किए हैं। इन्होंने दक्षिण भारत में भी क्षेत्रीय अध्ययन किया है और उत्तर भारत में भी इन्होंने क्षेत्रीय कार्य किया है। तो इनकी जो एक बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि 1959 में 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय में, कहाँ? दिल्ली विश्वविद्यालय में ये समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक सदस्य रहे हैं। समाज के जो विभाग की स्थापना हुई थी दिल्ली में, कब हुई थी? आज़ादी के बाद हुई थी, बहुत लेट हुई थी अन्य विश्वविद्यालयों के मुकाबले। इसके अलावा दिल्ली के अलावा ये अमेरिका के सायराक्रूज विश्वविद्यालय और पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के भी सदस्य रहे हैं। इन्होंने ब्रिटेन में भी स्कूल ऑफ ओरिएंटल एंड अफ्रीकन स्टडीज में कुछ समय कार्य किया है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय में भी ये रहे और इसके अलावा इन्होंने देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में कार्य किया है। प्रश्न कैसे आ सकते हैं, कैसे भी पूछे जा सकते हैं कि किस विद्यालय के संस्थापक सदस्य थे, किस विश्वविद्यालय में उन्होंने कार्य नहीं किया, इनका जो क्षेत्रीय कार्य था वो कहाँ कहाँ पर इन्होंने किया है। अगर हम इनके पुरस्कारों की बात करें तो 1979 में इनको जीएस घुरिये पुरस्कार मिला। 1982 में द एशियाटिक सोसाइटी का एस.सी. राय मेमोरियल मिला और इनकी मृत्यु के नाम पे, इनके नाम पे भी एक अकादमिक पुरस्कार है वो प्रारंभ किया गया है। राव ने किन विषयों पे लिखा है? तो राव ने शोषण के सामाजिक पहलुओं, क्षेत्रीय अध्ययन, शहरी और ग्रामीण समाजशास्त्र, सामाजिक आंदोलन, फ्रिंज सोसाइटी, ये इनकी अनोखी देन है। जो बाकी समाजशास्त्रियों ने इस शब्दावली का प्रयोग है वो ने के बराबर किया है, लेकिन राव ने प्रमुख रूप से इसका प्रयोग है वो किया है। प्रवास के समाजशास्त्र का, सामाजिक प्रभुत्व पे इन्होंने काफी कुछ लिखा है, बहुत सारी पुस्तकें लिखी है और कई पुस्तकों का संपादन इन्होंने किया है। तो इनके प्रमुख कार्यों पे हम चर्चा करें, क्योंकि कार्य है वो महत्वपूर्ण है और सबसे जो इनका महत्वपूर्ण कार्य है वो है
फ्रिंज सोसाइटी एंड द फोक अर्बन कॉन्टिनम 1959 में। कैसे याद रखेंगे इसको कि 1959 में 1959 में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और इसी वर्ष इन्होंने फ्रिंज सोसाइटी पे कार्य किया था। फ्रिंज सोसाइटी क्या होती है? क्या होती है? इसे सीमांत समाज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सीमांत समाज या ग्रामीण नगरी सीमा पे, यानी गांव और नगर, कुछ नगर होते हैं, जैसे ही नगर समाप्त होते हैं गांव प्रारंभ होते हैं, तो उन प्रारंभिक गांवों को जो बिल्कुल शहर की सीमा पर स्थित है, उस प्रकार के समाज के लिए फ्रिंज सोसाइटी शब्दावली का प्रयोग किया गया है। इस शब्दावली के प्रतिपादक है जी.एस. वेहरवीन। कौन है? जी.एस. वेहरवीन ने फ्रिंज सोसाइटी शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1942 में किया था। और इन्होंने क्या परिभाषा दी थी इसकी कि इसका उपयोग है वो क्या है? शहरी भूमि उपयोग और जो शहरी क्षेत्र है उनके बीच में जो कृषि के प्रति समर्पित समुदाय होते हैं, स्थान होते हैं। जैसे हम जाते हैं ना, जैसे कि किसी शहर से निकलते हैं तो मुख्य शहर खत्म हो जाता है, फिर बीच में क्या है, टुकड़ों के रूप में कुछ सोसाइटी आ जाती है, बड़े बड़े फ्लैट बने होते हैं और साथ में एक खेत भी नजर आते हैं। तो इस प्रकार के जो सोसाइटीज़ है उनके लिए इस शब्दावली का प्रयोग है वो वेहरवीन ने किया है। इस पुस्तक में इन्होंने इस शब्दावली के अलावा फोक सोसाइटी, जिसके प्रतिपादक रॉबर्ट रेडफील्ड है, फोक अर्बन सोसाइटी की अवधारणाओं का भी परीक्षण और प्रयोग किया है। तो क्या है, ये गांव और शहर के बीच की स्थिति है। फ्रिंज सोसाइटी क्या है? गांव एवं शहर के बीच की सोसाइटी है। राव ने इसके बारे में क्या कहा कि फ्रिंज समाज कई लोगों के साथ लोक शहरी सातत्य पर आधारित है, जो किसान शहरी समाज की संक्रमणकालीन विशेषताएं लिए हुए है। ये इन्होंने परिभाषा दी। अच्छे तरीके से परिभाषा आपको याद होनी चाहिए कि फ्रिंज समाज कई लोगों के साथ लोक शहरी सातत्य पर आधारित है, यानी लोक फोक कल्चर और अर्बन कल्चर दोनों का मिश्रण है, जिसे किसान शहरी समाज, यानी किसान है वो शहरी समाज में तब्दील होने की संक्रमणकालीन अवस्था है ये फ्रिंज सोसाइटी। फ्रिंज समाज की विशेषताएं क्या है? इन्होंने कुछ विशेषताएं बताई है फ्रिंज सोसाइटी की, कि इसमें क्या है कि लोग बाग है वो जातीय व्यवसाय, जो जातिगत व्यवसाय होता है, मुख्य रूप से जो शिल्पकार जातियां होती है वो अपना व्यवसाय छोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे छोड़ना चाहते हैं। कुछ अभी भी अपना जाति आधारित व्यवसाय है वो जारी रखते हैं, यानी छोड़ने की एक संक्रमणकालीन अवस्था है कि कुछ छोड़ चुके हैं और कुछ अभी भी उसको जारी रखे हुए हैं। ये प्रतिस्पर्धा आधारित है। शहर के नजदीक आगे तो प्रतिस्पर्धा आधारित शहरी बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था, नोट करना, ये शब्दावली बड़ी महत्वपूर्ण है। पर आधारित अर्थव्यवस्था है ये, जिसका गांव के सामाजिक संबंधों पे प्रभाव पड़ता ही पड़ता है। लेकिन फिर भी अभी भी क्या होता है, जो किसान मूल्य होते हैं, जो ग्रामीण मूल्य होते हैं, शहरी मूल्यों से उनको अधिक महत्व दिया जाता है। एकल परिवारों की संख्या में वृद्धि हुई है, उससे फ्रिंज सोसाइटी में क्या होता है, एकल परिवारों में वृद्धि हुई है, लेकिन जॉइंट फैमिली, संयुक्त परिवार अभी भी सराहे जाते हैं। उनकी अनुशंसा की जाती है कि जॉइंट फैमिली है वो अच्छी है। परिवार तो एकल हो रहे हैं, लेकिन प्रशंसा की जाती है जॉइंट फैमिली की, और काफ़ी कुछ इसमें जॉइंट फैमिली रहती भी है। तो इसे क्या है, सीमांत समाज भी कह सकते हैं, जो शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य करता है। किस रूप में?
एक टूल के रूप में कार्य करता है। जो फ्रिंज सोसाइटी है वो नगरीकरण का अध्ययन करने के लिए, शहरीकरण का अध्ययन करने के लिए एक उपकरण के रूप में कार्य है वो करती है। किस प्रकार से नगरों का प्रभाव पड़ता है, तो दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, जो पास के लोग हैं उनमें ही हम शहरीकरण के प्रभाव है वो देख सकते हैं। शहरी और ग्रामीण भूमि उपयोग है, तो इसमें कृषि भूमि भी होती है, नवीन आवासीय कॉलोनियां भी होती है, कुछ फैक्ट्रियां हो जाती है, कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान, ईंट भट्टे, इस प्रकार के मिले जुले चीजें इसमें होती है। इनकी एक पुस्तक और है, ये कुछ पुस्तकें हैं और कुछ इनके शोध आलेख हैं। रिसर्च पेपर और बुक्स दोनों को मिला के मैं बता रहा हूँ, क्योंकि जो एग्जाम में प्रश्न आते हैं वो दोनों में भेद नहीं करते हैं। हमें थीम समझनी है कि क्या बताते हैं, किसके बारे में इन्होंने अध्ययन किया है। अगली इनकी पुस्तक है अर्बनाइजेशन एंड सोशल चेंज, ए स्टडी ऑफ रूरल कम्युनिटी ऑन ए मेट्रोपोलियन फ्रिंज। जो नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन, मेट्रोपोलियन फ्रिंज पर एक ग्रामीण समुदाय का अध्ययन, ये 1970 में किया गया था। तो ये राव का क्षेत्रीय कार्य है, फील्ड वर्क है, जिन्होंने दिल्ली महानगरीय क्षेत्र के बाहरी इलाकों में जो ग्रामीण समुदाय हैं उन पे नगरीकरण के प्रभावों की पड़ताल इन्होंने की है। और ये जो इन्होंने क्षेत्रीय कार्य किया था वो दिल्ली से 7 किलोमीटर दूर है, साम्यपुर। कुछ जगह और भी नाम आएगा, वो अभी मैं बताऊंगा आपको। साम्यपुर गांव है, उसका इन्होंने क्षेत्रीय अध्ययन है वो किया है। यहाँ पे अहीर जाति के लोग है वो ज़्यादा है, 207 परिवार यहाँ पे निवास करते हैं। तो क्षेत्रीय कार्य इन्होंने कौन से गांव का किया, कई बार गांव से संबंधित अध्ययन भी पूछ लिए जाते हैं। जैसे कि एक है बड़गांव, ये गुजरात के अंदर जो अभी अपने और थिंकर हैं एक, जिनका नाम है नीरा देसाई, इन्होंने गुजरात के बलगाड़, कुछ ऐसा ही नाम है, उसका अध्ययन किया है। इन्होंने साम्यपुर गांव का अध्ययन किया है। तो ट्रेडिशन, रेशनलिटी एंड चेंज, ऐसे ऑन सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल चेंज, 1972, ये इनका रिसर्च पेपर है। परंपरा, तर्कसंगतता और परिवर्तन, आर्थिक विकास और सामाजिक परिवर्तन के समाजशास्त्र, परिवर्तन में समाजशास्त्र। तो इस पुस्तक में इन्होंने क्या किया है, ऐतिहासिक उपागम का प्रयोग है वो किया है कि किस प्रकार से परंपरा से लेकर तर्कसंगतता आई और उसके बाद में समाज के अंदर परिवर्तन हुए। इनका एक और है अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया, रीडर एंड सोर्स बुक, 1974। ये इनकी एक संपादित पुस्तक है। पुस्तक का क्या नाम है, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया। महत्वपूर्ण है, इस नाम से, अर्बन सोशियोलॉजी इन इंडिया के नाम से कई पुस्तकें हैं, तो हमें याद रखना है कि उनके आगे भी क्या दिया हुआ है। तो ये पुस्तक है M.S.A. राव और A.M. शाह के द्वारा संपादित है। ये निबंधों का संकलन है जो भारतीय समाज में या नगरीय समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डालते हैं। तो जो नगरीय प्रभाव है, राव को उन्होंने 3 स्थितियां बताई है। क्या है कि गांव पे या समाज पे जो नगरीय प्रभाव पड़ा है उसकी 3 अलग अलग प्रभाव या 3 अलग अलग स्थितियां हैं। पहली स्थिति ऐसी है कि ऐसे गांव हैं जिनमें बड़ी संख्या में लोग दूर दराज के नगरों में रोजगार के लिए जाते हैं, यानी बहुत दूर है शहर से, बहुत दूर गांव है और उसमें ये कार्य करने के लिए आते हैं। तो इस प्रकार के प्रवास है वो विदेशी शहरों में भी जाते हैं लोग। तो उनसे जो प्रभाव पड़ते हैं गांव पे, उन प्रभावों को शामिल किया गया है। जो लोग औद्योगिक शहर के पास स्थित हैं, यानी ज़्यादा दूर नहीं है, ये तो बहुत दूर हो गया, ये पास हो गया। और कुछ ऐसे क्षेत्र होते हैं जो महानगरीय क्षेत्रों में वर्दी के कारण उनके समाहित हो गया, यानी एक बड़ा नगर है, इसके पास पास छोटे नगर होते हैं, क्षेत्र होते हैं, वो क्या होते हैं, फिर ये बड़ा होता है। जैसे कि दिल्ली है, अब दिल्ली को क्या बोलते हैं,
राजधानी क्षेत्र, यानी उसमें छोटे छोटे गांव में वो भी शामिल कर लिए गए हैं। आगे है सिटीज एंड स्लम, ए स्टडी ऑफ ए स्क्वाटर सेटलमेंट इन द सिटी ऑफ विजयवाड़ा। यहाँ पे इन्होंने स्लम का अध्ययन किया है। जो स्लम से तात्पर्य क्या है? झुग्गी झोंपड़ियाँ, बस्ती, जहाँ पे बहुत भीड़ भाड़ होती है, लोग कच्चे मकानों में या बहुत एक एक कमरों में पूरा का पूरा परिवार है वो निवास करता है। तो इसमें इन्होंने, ये प्रमुख समस्या है शहरों की, ये कच्ची बस्तियां, जैसे कि कोरोना के अंदर आपने देखा होगा कि बम्बई के अंदर धारावी क्या है, एक बहुत बड़ी कच्ची बस्ती है जिसमें कोरोना को काबू करना बहुत मुश्किल कार्य था, और जब इसको काबू किया गया था तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसकी प्रशंसा भी की थी। तो इसी प्रकार स्लम का अध्ययन उन्होंने किया है विजयवाड़ा में। विजयवाड़ा का नाम तो आपने सुना होगा। ये पुस्तक है वो के रंगा राव के साथ मिलकर लिखी थी। ये आंध्र प्रदेश का एक अति प्राचीन नगर है। यहाँ 11 स्लम हैं, जिनमें से 2 संगठित स्लम है। क्या है? 2 संगठित से तात्पर्य है कि वहाँ लोगों को उठा के बसाया गया था, तो वो क्या है, इस प्रकार की एक भीड़ भाड़ वाला क्षेत्र बन गया था। तो इसी प्रकार की एक स्लम है पेटा, उनका अध्ययन मुख्य रूप से किया है। तो इन्होंने विजयवाड़ा का भी कार्य है वो किया है, और इसके आधार पे इन्होंने जो शहरी स्लम होती है उनकी प्रॉब्लम्स को इन्होंने लिखा है। तो ये कहाँ का अध्ययन किया? तो अभी 2 आ गया है, एक सामेपुर और एक विजयवाड़ा। फूड सोसाइटी एंड कल्चर, खाद्य समाज और संस्कृति, एस्पेक्ट इन साउथ एशियन फूड सिस्टम्स, 1986 के अंदर। ये भी इनके द्वारा एक संपादित पुस्तक है। संपादित पुस्तक में क्या होता है कि किसी एक टॉपिक पे शोध आलेख आमंत्रित किए जाते हैं, लेख आमंत्रित किए जाते हैं, और उन सब को मिलाकर एक पुस्तक का रूप दे दिया जाता है। तो ये जो संपादित की थी वो राव के साथ साथ R.S. खरे ने भी की थी। किन्होंने की? R.S. खरे ने भी की। तो जैसा कि नाम से पता चलता है कि दक्षिण एशियाई, तो दक्षिण एशियाई से इनका मुख्य तात्पर्य है वो क्या है? भारत और बांग्लादेश है। क्या है? भारत और बांग्लादेश है। तो इन्होंने दक्षिण एशिया के देशों में भोजन, समाज और संस्कृति के बीच में जो संबंध है उनकी तुलनात्मक इन्होंने अध्ययन किया है कि बढ़ती हुई जनसंख्या से भोजन का पैटर्न है वो किस प्रकार से बदला है। लिंग एवं भोजन, तो भोजन है वो क्या सभी को समान रूप से मिलता है या लिंग के आधार पर उसमें कुछ अंतर होता है। पोषण एवं स्वास्थ्य परिप्रेक्ष्य का इन्होंने भी अध्ययन किया है कि जो भोजन मिलता है क्या वो पौष्टिक होता है या नहीं होता है। पे कुछ ऐसे टॉपिक्स लिए इन्होंने जिस पे ये पूरी की पूरी किताब है वो निबंध है वो लिखे गए हैं। आगे है 1980 के दशक में समाजशास्त्र। 1980 के दशक में समाजशास्त्र, ये इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो इस पुस्तक में इन्होंने भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र, भारत में समाजशास्त्र और सामाजिक मानवशास्त्र या मानव विज्ञान की जो एक विकास गाथा है, जो पूर्वव्यापी सर्वेक्षण और शिक्षण अनुसंधान हुए हैं, उनके विकास का संक्षिप्त वर्णन इसमें इन्होंने किया है। लेखक का सुझाव है कि 1980 के दशक में जो इस अनुशासन यानी समाजशास्त्र की सैद्धांतिक सीमाओं का विस्तार होगा और समाजशास्त्र राष्ट्रीय पुनर्निर्माण, योजना और नीति निर्माण के कार्य में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये क्या कह रहे हैं? 1980 के दशक से इसका विस्तार हुआ है, लेकिन इस दशक के बाद में या इस दशक से समाजशास्त्र एक बहुत बड़े लेवल पे भूमिका निभाएगा। आगे है गलत फॉक्स, रॉन्ग फॉक्स। ये विलेज स्टडीज इन द थर्ड वर्ल्ड, विलो दास गुप्ता में एक निबंध है इनका, एक शोध आलेख है, तो जिसमें विलेज स्टडीज की गई है। किन की गई है?
जो तीसरी दुनिया के जो 9 स्वतंत्र राष्ट्र हुए हैं, वैसे तो तीसरी दुनिया में 9 स्वतंत्र राष्ट्र ही है। तीसरी दुनिया में किन किन को शामिल किया जाता है? एशिया, वो भी मुख्य रूप से दक्षिण एशिया देशों को, अफ्रीकी महाद्वीप को और लैटिन अमेरिका को, इन तीनों को शामिल किया जाता है। किसको? अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका। तो इन महाद्वीपों के अंदर जो विलेज स्टडीज हुई है उनको इन्होंने रखा है और कहा है कि जो अध्ययन हुए हैं वो किसी गलत बिंदु पे केंद्रित हुए हैं। तो समाजशास्त्री और सामाजिक मानव विज्ञानी, अर्थशास्त्री ग्रामीण विकास की समस्याओं और स्थानीय स्तर पर की प्रक्रियाओं और परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते हैं। तो इसमें इन्होंने क्या किया है कि 2 गांव जो इनमें तीसरी दुनिया के अंदर कुल 2000 जो अध्ययन हुए हैं उनको एक साथ लाने का प्रयास किया है। आगे है तंबाकू विकास एवं श्रम प्रवासन 1978, 1978। तो ये जो तंबाकू श्रमिक हैं उन पे लिखा गया है कि तंबाकू जो श्रमिक हैं वो किस प्रकार से प्रवास उनको करना पड़ता है। कास्ट एंड केस ऑफ सोशल टेंशन, सामाजिक तनाव का कारण जाति। इन्होंने जाति के बारे में, जातीय तनाव के पैटर्न्स के बारे में लिखा है। एक है इनकी अर्बनाइजेशन इन ए दिल्ली विलेज सम सोशल एस्पेक्ट 1986 और 1966, 1966। तो इसमें दिल्ली के एक गांव के शहरीकरण है इनका, तो इसके सामाजिक पहलुओं को इसमें ये शामिल करते हैं। इनकी एक और है लेख या पुस्तक, पॉलिटिकल एलिट एंड कास्ट एसोसिएशन। ये इनकी पुस्तक है, पॉलिटिकल एलिट यानी राजनीतिक अभिजात वर्ग और जाति संघ, कास्ट एसोसिएशन, एक जाति सम्मेलन की रिपोर्ट। तो जाति सम्मेलन आबादी के एक वर्ग की आकांक्षाओं और विचारों को प्रतिबिंबित करते हैं, लेकिन उससे कहीं वो राष्ट्रीय और राज्य स्तर पे भूमिका निभाते हैं और ऐसे डिसीजन लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अभी मैं बात करूं कि अभी अपने हरियाणा के अंदर नूह एक जिला है, नूह जिला है, वहाँ पे अभी सांप्रदायिक दंगे हो रहे थे। तो उस दंगों के विरोध और कुछ समर्थन में जो हरियाणा की खाम पंचायतें हैं, खाम पंचायतें क्या है? एक प्रकार से जाति संघ है। क्या है? एक प्रकार से जातीय संघ है खाम पंचायतें। तो उनके जो निर्णय हैं वो, किसी ने कहा कि हम गांव में एक समुदाय विशेष के लोगों की एंट्री नहीं करने देंगे, और कुछ ने कहा कि हम अगर कोई ऐसा किया तो उसकी खाट खड़ी कर देंगे। तो इस प्रकार जाति संघ है, उनकी रिपोर्ट को ये इसमें शामिल किया है। कास्ट एंड इंडियन आर्मी, जाति और भारतीय सेना। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो जाति है वो भारतीय सेना के संगठन पे भी अपना प्रभाव बढ़ा रही है। भारतीय सेना में भी जाति आधारित बटालियन बनी हुई है। और कुछ दिन पहले एक मांग भी हुई थी, यादवों ने की थी कि आर्मी के अंदर जाति जनगणना होनी चाहिए। इसी प्रकार से सच्चर समिति बनी थी, उन्होंने भी आर्मी के अंदर धार्मिक जनगणना का प्रयास किया था। तो ये जाति और भारतीय सेना के पारस्परिक संबंधों को या प्रभावों को प्रकट करते हैं। इनका एक और लेख है, इकोनॉमिक चेंज एंड रेशनलिटी इन ए फ्रिंज विलेज, सीमांत गांव में आर्थिक परिवर्तन एवं तर्क संगतता। अगला ही पुस्तक है वो महत्वपूर्ण है, इनकी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है, सम एस्पेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ माइग्रेशन 1981 के अंदर। ये क्या है? 1981 के अंदर। क्या आप बोर हो रहे हो क्या लगातार ऐसे? अब देखो, याद तो करना पड़ेगा और कोई चारा भी नहीं है। एक बार में नहीं होगा तो 2 बार पढ़ना पड़ेगा, 3 बार पढ़ना पड़ेगा, और राव को तो पढ़े बगैर काम नहीं चलने वाला है। अभी जो समाजशास्त्र हम देख रहे थे उसमें चेंज किया गया है, सिलेबस में चेंज किया गया है।
भारतीय समाजशास्त्र पे ये आरोप लगते थे कि ये क्या करता है कि जो पारंपरिक है, घुरिये कामटे को लेकर ही बैठा हुआ है या उनसे आगे नहीं बढ़ पा रहा है, एम.एन. श्रीनिवास से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। लेकिन अब धीरे धीरे जो नए सामाजिक थिंकर हैं उनको भी जोड़ा जा रहा है, जो अभी वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उनको भी इसमें जोड़ा जा रहा है। तो ऐसे तो काम नहीं चलेगा, हमें इनको पढ़ना ही पड़ेगा। और राव तो दोनों पीढ़ियों के बीच के समाजशास्त्री है, पुरानी पीढ़ियों के भी और नई पीढ़ी के भी। तो राव को तो बगैर पढ़े, योगेंद्र सिंह को बगैर पढ़े अब काम चलने वाला नहीं है, चाहे बोरियत लगे या अच्छा लगे या बुरा लगे। लेकिन जब बार बार हम पढ़ेंगे तो ये हमारे लिए मुश्किल नहीं रहने वाला है, आसान हो जाने वाला है। समाजशास्त्र में कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बार बार कहता हूँ कि जब हम साइकिल चलाना सीखते हैं, जो हो सकता है आपने बचपन से ही साइकिल चलानी सीख ली हो, लेकिन जो थोड़े बड़े होकर सीखते हैं वो पहले कैंची चलाना सीखते हैं, फिर वो डंडा चलाना सीखते हैं, फिर वो कहीं सीट पे जाके बैठते हैं। और जब चलानी सीखते हैं या बाइक चलाना सीखते हैं या गाड़ी चलाना सीखते हैं तो ये रहता है कि क्लच पे ध्यान रखना है, ब्रेक पे ध्यान रखना है या स्टीयरिंग पे ध्यान रखना है। तो बड़ा डाउटफुल होता है स्टार्टिंग के अंदर कि ये तो बड़ा मुश्किल काम है, इधर ध्यान दे देते तो इधर काम खराब हो जाता है, पैरों पे ध्यान देते हैं तो हाथ वाला स्टीयरिंग खराब हो जाता है। लेकिन बाद में हम अब मोटरसाइकिल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कहाँ प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल ईजी वे में। अब लगता ही नहीं कि हम चला रहे हैं, हम फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, हमारा पूरा का पूरा ध्यान है, फिर भी हम चल रहे हैं। इसी प्रकार से समाजशास्त्र में भी कुछ भी नहीं है। स्टार्टिंग में ज़रूर आपको लग सकता है, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता जाएगा सारी चीज़ें आसान होती जाएगी। तो सम एस्पेक्ट ऑफ सोशियोलॉजी ऑफ माइग्रेशन, ये इनका पेपर है जो सोशियोलॉजिकल बुलेटिन में प्रकाशित हुआ है 1981 के अंदर। इसमें इन्होंने लगभग 18 महीने के क्षेत्रीय कार्य है वो इसके पीछे है। इन्होंने ये क्षेत्रीय कार्य किया था 1978 और 1979 के अंदर। तो इन्होंने जो प्रवासन के प्रभाव होते हैं उन पे कार्य है वो किया है। एम.एस. राव के अनुसार लंबे समय तक एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने को प्रवास कहते हैं। ये तो पता ही है अपने को, प्रवास किसे कहते हैं, लंबे समय के तक एक स्थान से, ऐसे नहीं कि अभी गए और 2 घंटे में वापस आ गए, वो तो एक यात्रा हो गई। तो राव ने प्रवास के कारणों की अपेक्षा प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया है। क्या दिया है? प्रक्रिया को अधिक महत्व दिया है कि किस प्रकार से जब व्यक्ति प्रवास करता है तो वो जैसे कोई गांव से नगर में जाता है तो वो कहाँ बसेगा, वो अपना निवास स्थान कहाँ बनाएगा, या किस शहर में वो जाएगा रोजगार के लिए, कहाँ जाता है जहाँ पे उस जाति के, उस क्षेत्र के लोग रहते हैं, वहाँ जाता है वो और वहाँ वो निवास करता है अपने समुदाय के विशेष में। तो ये प्रक्रिया एक कि किस प्रकार से लोग माइग्रेशन करते हैं। अगर वहाँ उनका कोई जानकार नहीं होगा, चाहे वो किसी भी बेस पे हो, चाहे नातेदारी के बेस पे हो, चाहे जाति के बेस पे हो या फिर क्षेत्र के बेस पे हो, तो वो वहाँ प्रवास नहीं करेगा। तो इस प्रक्रिया को इन्होंने अधिक महत्व दिया है। प्रवेशन है वो कई कारणों से होता है। ये कारण है स्वैच्छिक हो सकता है, अस्वैच्छिक हो सकता है, प्राकृतिक या मानवीय कारणों से होता है। प्राकृतिक कारणों से कैसे होता है? कहीं बाढ़, बार बार बाढ़ आती है, कहीं भूकंप आ जाता है, या युद्ध तो मानवजनित हो जाता है। बाढ़ है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, इस प्रकार से जो होता है मजबूरीवश वो प्राकृतिक होता है, और मानवीय वो रोजगार की तलाश में या युद्ध के कारणों से प्रवास होता है, तो वो क्या होता है? मानवीय होता है। स्वैच्छिक जो ज़्यादातर क्या होता है? मानवीय होता है। अस्वैच्छिक है वो ज़्यादातर प्राकृतिक होता है और कभी कभी मानवीय भी हो सकता है। तो इस प्रकार का प्रवास है वो पशुपालकों में देखा जा सकता है कि उनमें जब हम सुनते हैं ना कि एस्किमो करते हैं, जब गर्मी आती है तो वो ऊपर चले जाते हैं, ऊंचे स्थानों पे चले जाते हैं, उन पे घास उग जाती है, फिर सर्दी आती है तो वो नीचे के क्षेत्रों में आ जाते हैं। इसी प्रकार से इन्होंने महिलाओं के विवाह संबंधी प्रवास की भी इन्होंने चर्चा की है कि महिलाएं हैं वो भारत में प्रवास करती है। इनका प्रवास है वो ज़्यादातर क्या होता है? पितृस्थानिक होता है, क्योंकि भारत में 80% परिवार है वो क्या है? पितृस्थात्मक है। तो इसे वेरी लोकल का है। क्या कहा है?
वीरी लोकल। इसी प्रकार से पितृस्थानिक वही, यानी जब शादी के बाद लड़की है वो लड़के के पिता के घर में जाती है। इसी प्रकार से पुरुषों में जो प्रवेशन होता है वो मातृस्थानिक, यानी लड़की के माता के घर, यूनोक्सरी लोकल, माता के घर। और एक होता है नौस्थानिक जहाँ पे शादी के बाद में ना तो महिला पति के घर में जाती है, ना पति है वो पत्नी के घर में जाता है, वो नया ही घर बसा लेते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने कहा कि प्रवर्सन जब करते हैं तो जो आवास बनाते हैं उसमें सहजातीयता देखी जाती है। ये सहजातीयता जन्म, जाति और धर्म या एथनिक पहचान के रूप में होती है। इनका एक और कार्य है ट्रेडिशनल अर्बनाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन। ट्रेडिशनल अर्बनिज्म एंड अर्बनाइजेशन, ये देखना, ट्रेडिशनल यानी पारंपरिक जो नगरीकरण था, तो इससे इनका तात्पर्य है जो पूर्व औपनिवेशिक भारत में नगरीकरण था। और मॉडर्न में क्या आ जाएगा, जो अभी वर्तमान के अंदर हो रहा है वो है रहा है। ये पूर्व नगरीकरण किनकी अवधारणा थी, सोजर्ब की अवधारणा थी, सोबर्ग की अवधारणा थी, पूर्व औद्योगिक नगर। तो इसी प्रकार की इन्होंने कुछ ऐसा किया है। तो इन्होंने भारत जो औपनिवेशिक शासन था उससे पहले के और उसके बाद के अध्ययनों को इन्होंने शामिल किया है। इनके एक दो लेख और हैं, जैसे कि कल्चरल कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी 1972 के अंदर, ए रीडर इन अर्बन सोशियोलॉजी 1991 के अंदर, सोशियोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट एंड चेंज एसेज इन मेमोरी 1993 के अंदर। तो ये देखो, याद तो करनी पड़ेंगे, अब आसानी से हो जाए या मुश्किल से हो। तो ये तो इनका नगरीय अध्ययन था। तो अगर क्लास अच्छी लग रही हो आपको तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताना, और अगर अच्छी लगी हो तो श्योर आप लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही दोगे, अच्छी नहीं लगेगी तो डिसलाइक कर दोगे। चल, पर जो भी जैसे भी लगे आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना। अच्छी लगे तो लाइक और नहीं लगे तो डिसलाइक भी कर सकते हैं आप। सामाजिक आंदोलन, इनका एक और टॉपिक है सामाजिक आंदोलन। और कुछ अगर हमारा एक एप्लीकेशन भी है सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से। किस नाम से है? सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी। तो वो आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें आपको बहुत सारा कंटेंट है, कुछ पुराने पेपर्स हैं, सिलेबस हैं, बुक्स हैं, वो आपको फ्री में उपलब्ध रहेगी। और कुछ के लिए आपको थोड़ा सा अमाउंट भी पे करना पड़ेगा। तो आप डाउनलोड कर लीजिए, वो तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप ले, लेकिन कुछ आपको बेनिफिट मिल जाएगा उसमें। और जो भी कुछ नई सूचनाएं आती है वो भी आपको उसमें मिलती रहेगी। सोशियोलॉजी क्लासेज इन हिंदी के नाम से है। सामाजिक आंदोलन क्या है? सामाजिक आंदोलन पे भी इन्होंने कार्य किया है। तो पहले हम परिभाषा जान लेते हैं। राव ने क्या परिभाषा दी है कि सामाजिक आंदोलन एक सामूहिक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य विचारों, व्यवहारों और सामाजिक संबंधों में परिवर्तन आना है। क्या है? एक सामूहिक प्रक्रिया है, ये तो पता ही है अपने को, जिसका उद्देश्य है कि परिवर्तन लाना ही होता है या परिवर्तन को रोकना होता है। लेकिन यहाँ पे एक बात क्या कहते हैं जो अलग हटकर है, जो औरों ने नहीं की है, कि ये परिवर्तन किसी न किसी वैचारिक की आइडियोलॉजी पर आधारित होते हैं। ये इन्होंने ये मुख्य बात कही है। किस पर आधारित होते हैं? आइडियोलॉजी पे आधारित होते हैं। इन्होंने 3 सिद्धांत बताए हैं। कौन कौन से 3 सिद्धांत बताए हैं? वैसे सामाजिक आंदोलन की चर्चा में एक अलग क्लास में कर चुका हूं, सोशल मूवमेंट्स में। तो प्रथम बताए सामाजिक वंचन का सिद्धांत। ये इनका मैं विस्तार से वर्णन उस वीडियोज में कर चुका हूं, ये मर्टन से संबंधित है। द्वितीय सामाजिक वंचना का सिद्धांत, इसे सामाजिक गतिशीलता एवं संघर्ष का सिद्धांत भी कहते हैं। सॉरी, ये अलग है, दोनों सेम ही हो गए। ये अलग बताया था इन्होंने, इसके लिए आपको वो वीडियोस देखना ही पड़ेगा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। सापेक्षिक वंचना का सिद्धांत बताया था एक, दूसरा हो गया था पुनर्निर्माण का सिद्धांत, जो कि वॉलेस ने दिया था। क्या दिया था? वॉलेस ने
दिया था। एक है सामाजिक संघर्ष का सिद्धांत करके कुछ ऐसा है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे। एक तो वालेस ने दिया था, ये मर्टन का हो गया। एक ओलसेन का और था, उसको अभी याद नहीं कर पा रहा हूं मैं। तो इसमें इन्होंने कई और भी बताए थे। क्या बताए थे इन्होंने? सिद्धांत बताए थे। सॉरी, एक सामाजिक वंचन का सिद्धांत हो गया, सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत है, वंचन का सिद्धांत नहीं है। ये है सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत है या संसाधन गतिशीलता का सिद्धांत। सॉरी, क्या है? संसाधन गतिशीलता का। यानी सामाजिक आंदोलन कब होते हैं? जब संसाधन होते हैं, संसाधनों के बगैर ये नहीं होते हैं। और इसी प्रकार से इन्होंने 3 प्रकार के आंदोलन बताए थे, सुधारवादी, रूपांतरणकारी और क्रांतिकारी। राव ने पिछड़ी जातियों के आंदोलन को भी 3 भागों में विभाजित किया है। जो राव ने आंदोलन का अध्ययन किया है वो मुख्य रूप से पिछड़ी जातियों के आंदोलन है, उनका अध्ययन किया है। किनका अध्ययन किया है? पिछड़ी जातियों के जो आंदोलन है उनका अध्ययन किया और उनको उन्होंने 3 भागों में बांटा है। पिछड़ी जातियों के आंदोलन को उन्होंने 3 भागों में बांटा, भूस्वामी, काश्तकार या किसान, शिल्पकार और अस्पृश्य जातियां। तो जो ये जो आंदोलन है वो क्या? गैर उच्च पिछड़ी जातियां हैं। तो पिछड़ी जातियों को किस रूप से वर्णित किया? गैर उच्च जातियां। तो भूस्वामी यानी बहुत बड़े भूस्वामी नहीं है, छोटे भूस्वामी, काश्तकार, और उसके बाद में तीसरा जो नंबर है वो है अस्पृश्य जातियों का। तो ये कुछ प्रश्न थे जो पहले पूछे जा चुके हैं। सॉरी, इसको शामिल नहीं किया है। 3 प्रश्न थे वो पहले जो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए थे, वो ये प्रश्न थे। कौन से प्रश्न थे? ये प्रश्न थे 3 कि इनका सही मिलान करना है। एमएसए राव ने किसका अध्ययन किया और प्रभु जाति का किसने दिया? तो इस प्रकार से एमएस राव क्या है? शहरी स्टार्टअप का हो गया। इसी प्रकार से उस विकल्प की पहचान करनी है जो एमएस राव ने शहरी प्रभाव की स्थिति को नहीं दर्शाता है। तो 3 स्थितियां इन्होंने दर्शाई थी, ये वाली नहीं दर्शाई थी, ये वाली नहीं दर्शाई थी। तो इस प्रकार से प्रश्न है वो राव से पूछे जाते हैं। तो इन्होंने पिछड़ी जातियों के आंदोलन हैं उनको संरचनात्मक रूप से 4 भागों में विभाजित किया है। कितने भागों में विभाजित किया है? 4 भागों में विभाजित किया है। किस रूप में? संरचनात्मक रूप से। देखना ये देखना, राव ने पिछड़ी जातियों के आंदोलन को अपने अध्ययन में गैर उच्च जातियों को 3 श्रेणियों में बताया। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों से तात्पर्य क्या है? गैर उच्च जातियां हैं जिनकी 3 श्रेणियां हैं, भूस्वामी, काश्तकार या सीमांत किसान, शिल्पकार या अस्पृश्य जातियां। अब ये बात करते हैं सामाजिक आंदोलन की। तो इसके इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं। वे आंदोलन जिनका नेतृत्व है गैर ब्राह्मण उच्च जातियों ने किया, गैर ब्राह्मण उच्च जातियों ने किया, और इस प्रकार के आंदोलन है वो मुख्य रूप से दक्षिण भारत में हुए थे। दूसरा प्रकार है जो आंदोलन जो मंझोली या बीच वाली जातियों ने किए थे, मंझोली मध्यम या निम्न जातियों के द्वारा प्रारंभ किए गए थे। तो इसमें बिहार के अहीर, पंजाब के नोनिया, कोली, माली के आंदोलन शामिल है। तीसरे आंदोलन वे आंदोलन हैं जो उच्च जातियों और पिछड़ी जातियों के विरोध में अस्पृश्य जातियों द्वारा किए गए थे। और चौथा प्रकार है वो जनजातियों के आंदोलन को उन्होंने लिया है। तो उन्होंने संरचनात्मक विभेदन और प्रकट संघर्षों के आधार पे सामाजिक आंदोलन के 4 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 4 प्रकार इन्होंने बताए हैं। तो कुछ हमारा बीच में रह गया था, सोशल मूवमेंट इन इंडिया, सोशल मूवमेंट इन इंडिया, ये इनका ही कार्य है। स्टडीज इन पीजेंट, ट्राइबल एंड वुमेन मूवमेंट 1984, ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है इनकी। क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक इनकी ये है। ये पुस्तक 2 भागों में विभाजित है। पहले भाग में इन्होंने 6 प्रकार के आंदोलनों पे चर्चा की, किसान के आंदोलन, पिछड़ा वर्ग आंदोलन, सांप्रदायिकता, आदिवासी और महिलाओं से संबंधित आंदोलन। तो
तो इसमें इन्होंने हिंदू और मुसलमानों के बीच में जो धार्मिक और सांप्रदायिक आंदोलन हुए हैं उन पे 4 पेपर लिखे हैं। और इनकी तुलना इन्होंने जो अमेरिका के अंदर काले लोगों के द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं, अश्वेत लोगों के द्वारा जो आंदोलन किए गए हैं, उनके साथ इन्होंने कुछ समानताएं बताई है। यहाँ पे भारत के अंदर जो पिछड़े वर्गों के आंदोलन हैं और अमेरिका के अंदर जो अश्वेत लोगों के आंदोलन हैं, उनके बीच में इन्होंने तुलना की है और इनमें कुछ समानता इन्होंने देखी है। जो सेकंड पार्ट है, इसमें उन्होंने जो ये आंदोलन है उनको समर्थन देने वाली किताबों को या जो ग्रंथ सूची है उनको शामिल किया है। आगे है सोशल मूवमेंट्स एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ए स्टडी ऑफ 2 बैकवर्ड क्लास मूवमेंट इन इंडिया 1979 के अंदर। ये भी इनका महत्वपूर्ण कार्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्य है, सोशल मूवमेंट एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, ए स्टडी ऑफ 2 बैकवर्ड क्लास मूवमेंट इन इंडिया। तो 2 पिछड़े वर्गों के आंदोलन को इस पुस्तक में इन्होंने शामिल किया है। एक जो है वो केरल के इजहावा में श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन SN और DP, SNDP शॉर्ट फॉर्म इसको बोलते हैं, श्री नारायण धर्म परिपालन आंदोलन। और बिहार के अंदर जो यादवों का आंदोलन है इसका इन्होंने केस अध्ययन किया है। तो एक प्रश्न और था, नगरीकरण और सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया की जांच के लिए फ्रिंज विलेज समीरपुर का क्षेत्रीय अध्ययन किसने किया? समीरपुर, नोट करना, समीरपुर। वहाँ क्या था, कई जगह ये सामेपुर लिखा आता है और कई जगह समीरपुर आता है। और वो एक जो SC दुबे ने किया था वो क्या था, वो समीर पेट था। वो क्या था, समीर पेट था। तो इस प्रकार से MS राव को हम सामाजिक आंदोलन और सामाजिक नगरीय समाजशास्त्र और प्रवर्सन के लिए हम इनको विशेष तौर से जानते हैं। आपने इतने प्रेम से सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।